जी कैफ4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 12 और चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3। आज इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन, यानी हमने स्टडी किया था एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगर कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज़ भी अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट इलीगल हो जाता है और इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि अनलॉफुल या इलीगल हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट स्टडी करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 और 6 है हमारे नोट्स में, और फिर इसके बाद कंसेप्ट स्टडी करेंगे एग्रीमेंट विद माइनर, कि एक माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट होता है तो इसका स्टेटस क्या होगा। ये दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और इन कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। यानी जो भी इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये क्या बनते हैं 5, 6 और 7 बनते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, 6 और 7 ये तीन कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में हमने कवर करने हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी होम असाइनमेंट है, उन्हें कल डिस्कस करेंगे। जी हाइब्रिड क्लास में अगर आवाज़ पहुंच रही है तो ज़रा हाथ उठा के बता दीजिए। हाथ, शाबाश जी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन को। सबसे पहले अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। अच्छा, अनलॉफुल का मकसद क्या मतलब क्या होता है? जिसकी ला इजाजत ना दे उसे कहते हैं अनलॉफुल। जिसकी ला इजाजत ना दे वो अनलॉफुल है, उसे इलीगल भी कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अनलॉफुल कंसीडरेशन भी हो सकता है। जैसे मैं इन भाईजान को 10,000 रुपये दूं और इनसे कहूं कि इनको नुकसान पहुंचाइए, कोई इनके जरा ठुकाई कीजिए। मैंने जो कंसीडरेशन दी 10,000 रुपये वो लीगल है, 10,000 करेंसी नोट्स, लेकिन जो मैंने मकसद बताया उसका ऑब्जेक्ट वो इलीगल अनलॉफुल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल हो सकता है, कंसीडरेशन भी अनलॉफुल हो सकते हैं। जैसे मैं इसे कहता हूं कि हमारी कंपनी में आप एज अकाउंटेंट आइए और आपको महीने के बाद आधा किलो चर्च मिला करेगी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक है, वैलिड लीगल है, लेकिन जो कंसीडरेशन दी जा रही है वो इलीगल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन में फर्क है। ऑब्जेक्ट जो आप काम करवा रहे हैं, कंसीडरेशन जो उस काम करने के आप पैसे दे रहे हैं। लेकिन ला दोनों में फर्क बताने के बाद कहता है लीगली फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो चाहे कंसीडरेशन अनलॉफुल हो, दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अनलॉफुल है और जितने भी अनलॉफुल इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे वॉइड हैं। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी ये लिस्ट पढ़नी चाहिए जो अनलॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट्स की लिस्ट है जो ला ने हमें दिया, ताकि हमें पता चल जाए इस तरह के एग्रीमेंट जब भी हमारे सामने आए फौरन डिसीजन कर लें ये अनलॉफुल है, इलीगल है, वॉइड है। इस तरह के एग्रीमेंट करने की ला इजाजत नहीं देता। अच्छा, ला पहले हमें बताता है कि किन सर्कमस्टांसेस में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल किन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। ठीक है, कहता है हर वो एक्ट अनलॉफुल है जिसे लॉ मना करते हैं, फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, जिसको लॉ मना करे। और आपको पता है कि लॉ की किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि कौन कौन से एक्ट आप कर सकते हैं और कौन कौन से एक्ट आप नहीं कर सकते। वो कौन कौन से एक्ट है जो जुर्म है? पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 420, दफा 302 और पता नहीं कौन कौन सी दफात है। यह पाकिस्तान पीनल कोड, इसके अंदर हर वो एक्ट जिसको जुर्म करार दिया गया वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, अगर कोई हमसे पूछे कौन कौन से एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, हम कहेंगे पाकिस्तान पीनल कोड में जितने भी एक्ट हैं वो फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्ट्स पनिशेबल बाय लॉ, अगर किसी भी एक्ट की लॉ ने सजा बताई हुई है वो एक्ट क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ है तो मतलब इलीगल है। हर वो एक्ट जो दूसरों को फ्रॉड करने के लिए किया जाए, दूसरों को किसी के साथ फ्रॉड करना लीगल है कि इलीगल है? यही बता रहा है। टू डिफ्रॉड अदर्स, ये ऐसा एक्ट है जिसको लॉ मना करता है, इसीलिए ये इलीगल है। इमोरल एक्ट्स, गैर अखलाकी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट की नजरों में कौन सा एक्ट मोरल है कौन सा इमोरल है। इन्वॉल्विंग इंजरी टू अदर्स, ऐसा एक्ट जिससे दूसरों का नुकसान होता हो। और आपको 3 चीजें बताइए, जान माल इज्जत। अगर आपके किसी भी काम से एक्ट से दूसरे का नुकसान होता है, जान माल इज्जत का, तो ये इंजरी कहलाता है। तो इंजरी करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट करे, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि सी को इंजरी प्रोवाइड की जाएगी उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, या उसको जानी नुकसान, तो वो एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है। फॉरबिडन बाय लॉ है तो इसका मतलब है अनलॉफुल है। ये क्लियर हुआ? ये एक तरह से उसने हमें यूं समझ लीजिए डेफिनेशन बताई है अनलॉफुल एग्रीमेंट्स की।
और अब हमें वो एग्जाम्पल्स बता रहा है कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं। ये जो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है, ये भी एग्रीमेंट इलीगल है, ये भी एग्रीमेंट इलीगल है, लेकिन इसकी आगे फर्दर टाइप्स हमें बता रहा है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम ये वाला एरिया है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हर वो एग्रीमेंट जो मुफादे आमा के खिलाफ है, मुफादे आमा के खिलाफ है, क्या कानून को उसे इजाजत देनी चाहिए? जो भी एक्ट मुफादे आमा के खिलाफ हो, जो भी एग्रीमेंट मुफादे आमा के खिलाफ हो, जिससे आम आवाम को नुकसान का खतरा हो, नक्स अमन का खतरा हो, ठीक है, लोगों में खराबियां फैलने का खतरा हो, क्या ऐसे सारे एग्रीमेंट्स की कोर्ट को लॉ को इजाजत देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। इस सारे एग्रीमेंट्स को इकट्ठा करके उन्होंने नाम दे दिया एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जो मुफादे आमा के खिलाफ है, वो वन वे और अनदर वो किसी न किसी तरीके से जनरल पब्लिक के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। जैसे रिश्वत लेना देना, मैं आपसे पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या इसका एग्रीमेंट किया जाए? क्या समझते हैं मुफादे आमा के खिलाफ है या मुफादे आमा के मुताबिक है? खिलाफ है। अल्टीमेटली इससे सोसाइटी डिस्ट्रॉय होती है। तो इसीलिए उसने कुछ एग्जाम्पल्स हमें बताइए। आपके लिए ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। कौन सी एग्जाम्पल? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में वो नॉर्मली डेफिनेशन पूछता है, लेकिन आपको पता है केस स्टडीज में एग्रीमेंट्स की नेचर हमसे पूछता है। कौन कौन से एग्रीमेंट्स मुफादे आमा के खिलाफ हैं? ट्रेडिंग, तिजारत करना, किसके साथ? एलियन एनिमी। आपको बताया था ना एलियन और एलियन एनिमी में फर्क। एलियन किसको कहते हैं? गैर मुल्की को। और एलियन एनिमी किसको कहते हैं? उस गैर मुल्की को जिसके साथ हमारे मुल्क की जंग चल रही है, चल चुकी है नहीं, अगर चल रही है, ऑन गोइंग है, वो एलियन एनिमी है। जैसे पाकिस्तान और चाइना एलियन है कि एलियन एनिमी? एलियन। और पाकिस्तान और इंडिया ये भी एलियन ही है, अभी कोई जंग नहीं चल रही। और पाकिस्तान और यूएसए ये भी है, पाकिस्तान की अभी किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं चल रहा है, ये एलियन है। अच्छा, रशिया और यूक्रेन ये एलियन एनिमी है। अब क्या यूक्रेन के सिटीजन और रशिया के सिटीजन के दरमियान में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, क्या वो वैलिड होगा? वो मुफादे आमा के खिलाफ है ना। एक तरफ हो गए कि हमारे लोगों को मारे और दूसरी तरफ तजारत कर रहे हैं। नहीं, यूक्रेन की कोर्ट इजाजत नहीं देगी इसकी। नहीं, पॉलिटिकल वार वार अलग, जंगी वार, ठीक है। तो ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, अगर ये एग्रीमेंट करते हैं, ये एग्रीमेंट क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो अनलॉफुल, और जितने भी अनलॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट है ये सारे वाइड है। केस स्टडी में आप चाहे डायरेक्टली लिख दें ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, दिस एग्रीमेंट इज वाइड, या ज्यादा बेहतर है आप लिखें दिस एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर इलीगल एंड वाइड। कंप्लीट पिक्चर दे दे उसको, ठीक है, क्योंकि अनलॉफुल की डेफिनेशन में बता रहे हैं ना हमें एग्जांपल्स, तो पहले उसे बता दें ये किस कैटेगरी से रिलेट करता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी किस कैटेगरी से रिलेट करता है? अनलॉफुल से। और अनलॉफुल एग्रीमेंट का है वाइड। कुछ समझ आई? आगे चलते हैं। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग क्रिमिनल, क्या क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करना चाहिए? क्रिमिनल्स को कोई बात, क्या क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करना चाहिए? प्रोसिक्यूट करने का मतलब उनको सजा दिलवानी चाहिए। बिल्कुल, क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट करना, लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि क्रिमिनल की प्रोसिक्यूशन को स्टिफल किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा, दरगुजर कर दिया जाएगा, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, किसी क्रिमिनल को सजा नहीं दिलवाई जाएगी बल्कि उसे बचाया जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड। चोर ने चोरी की, जो दुकान का मालिक था, चोर पकड़ा गया। अब दुकान के मालिक के साथ चोर क्या कह रहा है? सर देखिए, माल मैंने खुफिया जगह पे दफन कर दिया हुआ है, अगर तो आपने मुझे सजा दिलवा दी ना तो फिर मुझे तो सजा मिल जाएगी, आपका फायदा कोई नहीं होगा, आपको आपका माल कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ केस वापस ले लेते हैं तो मैं आपका माल आपको वापस कर दूंगा। नहीं यकीन तो लिखत पढ़ करवा ले, एग्रीमेंट करवा ले। अगर ये एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि चोर चोरी का सामान वापस करेगा और जो दुकानदार है जिसका सामान चोरी हुआ था वो केस वापस ले लेगा, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ये एग्रीमेंट वाइड। ये एग्रीमेंट कौन सा है? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसीलिए अनलॉफुल है, वाइड है। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन समझ आ गया एग्जांपल? ठीक है। चोर क्या कह रहा है? केस वापस लो और मैं सामान वापस कर देता हूं चोरी का तुम्हें। चोर को बताइए, चोर से चोरी का सामान सोसाइटी के लिए, ओवरऑल सोसाइटी के लिए चोर से चोरी का सामान लेना ज्यादा अहम है कि उसको सजा दिलवाना?
वरना तो वो यही कहेगा, हर रोज चोरी करेगा, जब जब पकड़ा जाएगा सामान वापस देके तो बाहर निकल जाएगा। अब कितनी की दफा, बहुत सी दफा तो ऐसी होंगी ना जो निकल जाया करेगा, तो चोरियां तो नहीं रुक सकेंगी सोसाइटी में। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, देयरफॉर अनलॉफुल एंड वॉइड। क्लियर हो गया ये? एग्रीमेंट टू सेल और ट्रांसफर पब्लिक ऑफिस। सर मैं चेयरमैन पीसीबी बनना चाहता हूं, आप लीजिए 10 मिलियन मेरे से, मुझे नौकरी चाहिए पीआईए में पायलट की, आप मेरे से 10 मिलियन ले लीजिए, ठीक है। ये एग्रीमेंट, ये सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी जगह पे। आपने भी शायद अपनी जिंदगी में बाज़ का कभी सुना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये सरकारी नौकरी है लेकिन वो इतने पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है कि सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस का मतलब क्या? सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो बेच दी, नहीं, कोई सरकारी पोस्ट है, बजाय ये कि उसके ऊपर इंटरव्यू के जरिए से अहल लोगों को वो रिश्वत लेके दूसरे लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाए। ये है एग्रीमेंट टू सेल और ट्रांसफर पब्लिक ऑफिस। ये एग्रीमेंट क्या है? राइट, आपको एग्जांपल दी थी ना, एक बंदे ने दूसरे से कहा था अच्छा मैं तुम्हें जॉब देता हूं, ठीक है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तुम्हें जॉब देता हूं, 10 लाख रुपया दे दो। जब 10 लाख रुपया दे दिया उस बंदे ने, कैंडिडेट ने, उसका ट्रांसफर हो गया। अब वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो पैसे नहीं दे रहा, वो कह रहा है मैं तो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने लगा था तुम्हें, लेकिन मेरा ट्रांसफर ही उस ऑफिस से हो गया। अब कैंडिडेट क्या कह रहा है? कैंडिडेट कह रहा है मुझे जॉब तो नहीं ना मिली तो मुझे पैसे वापस करें। क्या लीगली कैंडिडेट उस डायरेक्टर से पैसे वापस रिकवर करवा सकता है? नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? एग्रीमेंट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था, इसलिए अनलॉफुल और वाइड था। वाइड एग्रीमेंट के ऊपर आप लीगली कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, चाहे आप एग्रीड पार्टी हो चाहे फॉल्टी पार्टी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वाइड एग्रीमेंट के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते जो इलीगल होते हैं, खासतौर पे जो इलीगल होते हैं। एक एग्रीमेंट वो होता है जो इम्पॉसिबल होने की वजह से वाइड हो जाए, आग वगैरह लग जाए, उस पर एक एक्शन लिया जा सकता है लीगल, क्या बोला? रिकवरी, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन ये जो इलीगल या अनलॉफुल एग्रीमेंट्स है ना, इनके ऊपर तो जो एडवांस वगैरह दिया जाता है इसकी रिकवरी भी नहीं कर सकते आप। ये क्लियर? फिर इसके बाद एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है? वाइड है, अनलॉफुल है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एग्जांपल दी थी कि नहीं? कौन सी एग्जांपल दी थी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में? ए भैया, प्यारे भाई बताइए कौन सी एग्जांपल दी थी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में? ये हाइब्रिड वाली क्लास से एग्जांपल दिलवाए मुझे। हाइब्रिड की क्लास में जो बैठा है, माइक जरा ध्यान से दीजिएगा इनको। हाँ जी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की क्या एग्जांपल थी? वो जो दो दुकानदार एक ही मार्केट में काम करते थे तो क्या एग्री किया था उन्होंने? जी बताइए, हाइब्रिड वाले जी, कौन किसको? थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। एक शॉप से दूसरी शॉप में ट्रांसफर होगा। हाँ, एक शॉप वाला दूसरी शॉप वाले को पैसे देगा और उसे कहेगा अपनी शॉप यहां से लेके निकल जाओ, अपनी शॉप यहां से लेके निकल जाओ। ये है एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। अच्छा, अगर वो ये कहे ये पैसे लो, शॉप इधर ही रहने दो, तुम निकल जाओ, ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड नहीं है। इसको कहते हैं सेल ऑफ बिजनेस। कहते हैं सेल ऑफ बिजनेस। कहानी में ट्विस्ट आया ना? नहीं समझ आई ना बात? कोई बात नहीं, छोड़ दे, नहीं समझ, इतना ध्यान में रखें। अगर किसी दूसरी शॉप वाले को पैसे दिए और उसे कहा कि तुम शॉप लेके अपनी यहां से नहीं, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस खराब होता है, इसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। क्योंकि हर शहरी का ये हक है, वो पूरे पाकिस्तान में जहां भी कोई लीगल बिजनेस करना चाहे कर सकता है। तो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड जो है ये क्या है? वाइड। और कौन सा है? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। कि आप किसी के शख्सी आजादी जो है उसको महदूद कर दें, इसका एग्रीमेंट क्या होगा? ये पर्सनल लिबर्टी, ये वाइड होगा। ये क्या होगा? वाइड होगा। फर्ज कीजिए मैं इनके साथ एग्रीमेंट करूं, भाईजान तुम मेरे साथ वादा करें कि आप जब तक सीए नहीं कर लेते ना, इन भाई के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, इन भाई के साथ कभी नहीं मिलेंगे। ये एग्रीमेंट, क्या मैं इनकी पर्सनल लिबर्टी को, शख्सी आजादी को लिमिट कर रहा हूं? लॉ कहता है ये एग्रीमेंट वाइड है। मैं इनसे कहता हूं वादा कीजिए सारी उम्र आप गोश्त नहीं खाएंगे, ये तो इनकी मर्जी है ना, खाए ना खाए,
मैं अगर इनके साथ इस तरह के एग्रीमेंट करता हूं, इनकी पर्सनल लिबर्टी को लिमिट कर रहा हूं, ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। ठीक, एक बंदे ने, रियल केस बता रहा हूं आपको, एक बंदे ने किसी दूसरे हिंदू मुहाजिर जो होते हैं ना, उधार देते हैं, उनसे उधार दिया। एग्रीमेंट में से एक शर्त ये तय पाई कि जब तक उधार वापस नहीं किया जाएगा ना, जो बोरोवर है ये जिस जगह पे रह रहा है अपना मकान नहीं बदलेगा, मकान छोड़ के किसी दूसरे मोहल्ले किसी दूसरे शहर में नहीं जाएगा। एग्रीमेंट में से एक शर्त ये थी। उस बंदे ने एग्रीमेंट कर लिया लेकिन बाद में अपना घर बदल लिया। बताइए क्या लॉ ने ऑर्डर, अब वो जो मुहाजिर था उसने केस कर दिया कोर्ट में कि सर इसे कहें कि अब मुझे ना बड़ी मुश्किल से आना जाना पड़ता है किस्त लेने के लिए, और बाज़ औक़ात मैं पैसे लेने जाता हूँ कोई बहाना कर देता है, मेरा चक्कर लगता है, तो उसे कहे जिस जगह पे पहले घर था ना मेरे घर के करीब उधर ही रहे। इसने एग्री किया हुआ था। बताइए कोर्ट ने क्या फैसला किया होगा? उसने कहा था ये प्रोविजन वॉइड है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल लिबर्टी है, वो जहां पे चाहे रहे, जैसे जो खाना चाहे खाए, जो कपड़े पहनना चाहे पहने, जहां आना जाना चाहे आए जाए, ये सारी पर्सनल लिबर्टी की चीजें हैं। आप थ्रू एग्रीमेंट्स इनको लिमिट नहीं कर सकते। हर वो एग्रीमेंट जो किसी की पर्सनल लिबर्टी को लिमिट कर रहा होगा वो वाइड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है तब भी, यही तो वो बता रहा है कि ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो आप किसी के साथ कर भी लें तो फिर भी वाइड है, फिर भी वाइड है। नहीं, जो ECL में नाम डाल देते हैं ये तो अब कानून के मुताबिक डालते हैं ना। हाँ नहीं, लेकिन वो उन्होंने कानून बनाया हुआ ना। देखिए हमें तो इस चीज से गर्ज नहीं कि कानून ठीक है कि गलत है, हमें इस चीज से गर्ज है कानून में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अगर वो ECL में उन्होंने जस्टिफाइड किया हुआ, उनको कानून पास किया हुआ है, नाम डाला जाएगा। ये शख्सी आजादी ये इसमें नहीं आएगा। जी पर्सनल लिबर्टी की कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, किससे मिले जुलेंगे, ये सारी आपकी पर्सनल लिबर्टी की एग्जांपल्स हैं। कोई भी बंदा आपकी पर्सनल लिबर्टी को लिमिट नहीं कर सकता। अगर कोई एग्रीमेंट आप कर भी लेते हैं, एग्रीमेंट वाइड है। फर्ज कीजिए ये भाई मेरे साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं अगले 3 दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, भूखा प्यासा रहूंगा। अब ये शाम को पिज्जा खाने लगे हैं, क्या मैं इनको रोक सकता हूं? क्यों नहीं रोक सकता? एग्रीमेंट किया इन्होंने, पर्सनल लिबर्टी इनकी है। लॉ कहेगा ये एग्रीमेंट वॉइड है, जो पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता हो, रोकता हो। पेरेंटल राइट्स, पेरेंटल वालिदैन का हक है क्या? बच्चों के साथ मिल उनकी परवरिश करें। समटाइम ऐसा होता है, आपने शायद अपने एजुकेशन सोसाइटी में देखा हो बाज़ औक़ात कि कुछ लोग जो है वो किसी दूसरे से बच्चा लेके उसको पाल लेते हैं। अब इसके जो असल वालिदैन है वो कोई और है, और बच्चे की परवरिश जिस जगह पे हो रही है वो कहीं और है, और जो परवरिश कर रहे हैं उनकी ये कोशिश होती है कि बच्चा अपने असल वालिदैन से ना मिल सके या वो उसको डिस्टर्ब ना करें ताकि उनका अपना होल्ड रहे। अब असल वालिदैन के साथ एग्रीमेंट कर लिया क्या कि आप कभी भी इस बच्चे से सारी जिंदगी नहीं मिलेंगे, एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट हो भी गया, क्या बाद में जो असल वालिदैन है वो उस बच्चे से मिल सकते हैं? यस। लॉ ये कहता है कि आप वालिदैन को उनके राइट से नहीं रोक सकते। ठीक है, पेरेंटल राइट से नहीं रोक सकते। अगर गार्डियनशिप वापस लेना चाहिए तो अगर गार्डियनशिप है वो वापस कोर्ट अलाउ कर देता है तो फिर कर ले। लेकिन नॉर्मली कोर्ट अगर वालिदैन, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वालिदैन अगर मौजूद हो तो कोर्ट गार्डियनशिप किसी को अलाउ नहीं करता अनलेस के वो कोई वालिद जो है वो कोई ऐसे क्रिमिनल वगैरह हो या कोई एक्सेप्शन सिचुएशंस हो। हाँ तो पेरेंटल ये बिल्कुल अच्छा, ये टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ तो फिर इसका मतलब ट्रेड वाला तो मैंने समझाया हुआ था, ऐसे ना करे, ट्रेड वाला ना करे। ये मैं मान लेता हूँ चले आउट ऑफ दिस सिलेबस है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ट्रेड वाला ना करे, ट्रेड वाला मैंने बताया हुआ था, ये ऐसे नहीं एग्जांपल शॉप वाली भाई ने दी ये। हाँ पेरेंटल राइट्स वाला समझ नहीं आया? अच्छा पेपर में नहीं समझा, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको आउट ऑफ सिलेबस करके इसको निकाल देते हैं पेपर। और बताएं हो गया? कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए क्वेश्चंस का भी, पेपर का भी असल मकसद होता है कंसेप्ट बिल्ड करना। बाज़ औक़ात ना कुछ चीज़ें जो हम एडवांस में पढ़ानी होती है ना, उसका बेसिक क्वेश्चन बाज़ औक़ात हम खुद भी डाल देते हैं ताकि स्टूडेंट के जहन में ना सवाल चुभना शुरू हो जाए। अब आपके जहन में मैं बताता हूँ, सारा पेपर साइड पे, ये जहन में चुभाओ, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है, ये तो सर ने पढ़ाया। ये ना आपके दिमाग में चीज़ें डालने का एक तरीका होता है, ठीक है, थोड़ा गलत तरीका है लेकिन असल मकसद है कि आपकी मेमोरी। हाँ ये लेकर भाई चलो। अच्छा मुझे ये बताइए फिर इसमें कौन सी और एग्जाम्पल है जो मिसिंग है? एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ मैरिज, वो भी तो होना चाहिए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एग्रीमेंट, इसकी एग्जांपल दी है ना, एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ मैरिज की एग्जांपल में बताई नहीं थी, लिखा हुआ है ना। और चल हाँ भाई लिखना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। नहीं ये दूसरा एग्रीमेंट है, ये दूसरा एग्रीमेंट है। अच्छा
ये है, ए ने बी के साथ वादा किया कि ए बी से शादी करेगा। एग्रीमेंट क्या है ये, वैलिड के वाइड? ये वैलिड है, वैलिड है। लेकिन अगर ए अपने वालिद के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो कभी बी के साथ शादी नहीं करेगा, नॉट, उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा फिर यानी एग्रीमेंट टू मैरी वैलिड है, एग्रीमेंट नॉट टू मैरी ये वर्ड है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझे नहीं लग रहा समझ आए। हाँ, एग्रीमेंट टू मैरी वो एग्रीमेंट नॉट से अलग हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। एग्रीमेंट नॉट टू मैरी नहीं, रिस्ट्रेंट में ही आ गया ना। हाँ, तो इसका मतलब है वालिद साहब आपको शादी करने से रोक रहे हैं। हाँ, अपनी मर्जी से ना करें, चाहे अपनी मर्जी से ना करें। हाँ, अपनी मर्जी से बिल्कुल ना करें। आगे चलता हूं। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, क्रिएट करने का एग्रीमेंट। अगर दो बिजनेसमैन आपस में मिल जाते हैं और बड़ा बिजनेसमैन छोटे को एक्वायर करता है ताकि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो, ये क्या होगा? वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, क्योंकि लॉ मोनोपोली को नहीं, मोनोपोली का जो अपोजिट कंपटीशन है इसको इंकरेज करता है। एक है मोनोपोली, एक है कंपटीशन। इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने? उसमें मोनोपोली और कंपटीशन होता था ना। मोनोपोली एक ही बंदा सप्लायर है पूरी मार्केट का, और कंपटीशन बहुत से लोग हैं। तो लॉ किसको इंकरेज करता है, मोनोपोली को कि कंपटीशन को? कंपटीशन। तो एग्रीमेंट मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ये क्या है? वाइड पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। क्यों? आप समझते हैं दो सप्लायर मार्केट में होना आवाम के लिए बेहतर है कि एक होना? उनमें कंपटीशन होगा, प्राइस कम करेंगे कंपटीशन के, या ना भी करें, बहरहाल कंपटीशन अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली ये वाइड है, लेकिन एग्रीमेंट करना दूसरे लोगों के साथ, कंपेटिटर के साथ, टू रेगुलेट प्राइसेस, ये वैलिड है। प्राइसेस रेगुलेट करना, आपको पता है गवर्नमेंट भी तो प्राइसेस रेगुलेट करती है। पेट्रोल इस प्राइस पे बिकेगा, ये क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। आटे की कीमत ये होगी, गवर्नमेंट क्या है? रेगुलेट कर रही है। गवर्नमेंट भी तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइस रेगुलेट करती है कि नहीं करती? तो प्राइसेस को रेगुलेट करने की इजाजत है, वो वाइड नहीं है। तो क्या वाइड है? मैरिज ना करना। भाई हम उससे आगे निकल आए हैं, आप अभी उधर ही फंसे हुए हैं, उधर ही फंसे हुए। तो भाई पता नहीं अपना कोई एग्रीमेंट की टर्म्स लिख रहे थे शायद। भाई प्राइस रेगुलेट करना। ईद आने वाली है, सारे सप्लायर ने आपस में एग्री किया कि ईद के करीब, सारे दर्जी ने एग्री किया ईद के करीब सूट की सिलाई 2000 से कम नहीं होगी। अब देखें, वो कंपटीशन को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे, वो ये नहीं कि बाकी लोगों की दुकानें, एक दर्जी बाकियों की दुकानें बंद कर रहा, बल्कि क्या कर रहे हैं, मिल बैठ के आपस में प्राइस। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड है? ये एग्रीमेंट वैलिड है। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली वाइड है, एग्रीमेंट टू रेगुलेट प्राइसेस वैलिड है। फर्क बता रहा हूं ना। लॉ कहता है ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये सारे मिलके प्राइस रेगुलेट कर रहे हैं ना। रीजनेबल, इस पर क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल वो एग्रीमेंट नहीं होगा, वाइड नहीं होगा। प्राइस रेगुलेशन की इजाजत है, कंपटीशन को खत्म करने की इजाजत नहीं है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, जी क्वेश्चन पूछिए, शाबाश, थोड़ा सा ऊंची आवाज से। हाँ शाबाश, उन्होंने ट्विस्ट उठाया कहानी में। ट्विस्ट क्या है? उन्होंने कहा सर एलियन एनिमी के साथ एग्रीमेंट करना ये गलत है, वाइड है, बात समझ आती है। लेकिन जब एग्रीमेंट किया तब एलियन था, एग्रीमेंट करने के बाद एलियन एनिमी हो गया। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी है ये तो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी में क्या होता है? वाइड आ जाता है। इस सूरत में भी एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। आज एग्रीमेंट हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के ताजिर का, और परसों जंग छिड़ जाए, तो एग्रीमेंट क्या होगा? खत्म। इसके लिए क्या टर्म यूज होती थी? वाइड एग्रीमेंट के वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड जो सब्सिक्वेंटली वाइड हुआ। हफ्ते बाद जंग खत्म हो जाए तो अगर वो एग्रीमेंट इस काबिल है कि अभी भी पूरा किया जा सकता है तो उसे पूरा किया जाएगा, वो रिज्यूम हो जाएगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। कुछ एग्रीमेंट्स, अभी आपने ट्विस्ट में से ट्विस्ट निकाल लिया कि हफ्ते बाद उन्होंने बाद में जंग छिड़वाई, आपने उसके बाद जंग को खत्म भी करवा दिया। अब इसका सुने, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें टाइम क्रिटिकल क्रूशल होता है,
एसेंशियल होता है, टाइम एसेंस होता है। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें टाइम एसेंस होता है, टाइम क्रूशियल होता है, टाइम क्रिटिकल होता है। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम क्रूशियल नहीं है, क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, पेपर के करीब आपने अपने दोस्त से कहा मुझे कैलकुलेटर दे दो, 6 तारीख को पेपर है। दोस्त ने कहा अच्छा ठीक है 5 तारीख को कैलकुलेटर दे दूंगा। दोस्त 7 तारीख को आया, ये लो कैलकुलेटर, क्या कहेंगे? अरे ले जाओ भाई, मेरे किसी काम का नहीं है, पेपर देना था वो तो जैसा तैसा हो गया, अब इस कैलकुलेटर को क्या करना है, भाग जाओ। क्योंकि इस एग्रीमेंट में टाइम क्रिटिकल था, क्रूशियल था। ईद पे दर्जी को कपड़े दिए सिलने के लिए, चांद रात को गए, दर्जी ने कहा 3 दिन बाद आके ले लीजिएगा। आप क्या कहेंगे? 3 दिन बाद भी खुद ही पहन लेना। टाइम क्रिटिकल है, क्रूशियल है। ठीक है, तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं, आपकी नेचर, एग्रीमेंट की नेचर बताए। जैसे इन एग्रीमेंट में आपको पता चल रहा है, बेकरी वाले को फोन किया, भाई कल शाम को मेरी बर्थडे है, अच्छा सा केक भेज देना 5 पाउंड का। उन्होंने कल की बजाय परसों भेज दिया। बताइए क्या टाइम क्रिटिकल क्रूशियल है, टाइम एसेंस है इस एग्रीमेंट में? यस। अब ये आपके किसी काम का नहीं है। तो अगर जंग खत्म हो जाए ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? वापस आते हैं, ये डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस था या नहीं था। अगर टाइम एसेंस था और वो टाइम गुजर गया है जंग के दिनों में, तो कॉन्ट्रैक्ट फारग। लेकिन अगर टाइम एसेंस नहीं था, आप रूटीन की कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे थे जो सारा साल इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे चीनी है, जैसे आलू है, तो फिर उस सूरत में चूंकि टाइम एसेंस नहीं है, तो वो वार के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिज्यूम हो जाएगा। कुछ समझ आए? फिर से पूरा केस स्टडी करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में कोई वार नहीं है, एग्रीमेंट होता है चीनी के इंपोर्ट का। एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड है? वैलिड। कुछ दिन के बाद जंग छिड़ जाती है, एग्रीमेंट स्टॉप हो जाएगा, महीने बाद जंग खत्म हो जाती है। अब इस एग्रीमेंट का क्या होगा? अगर टाइम एसेंस था तो खत्म, अगर टाइम एसेंस नहीं था, टाइम जरूरी नहीं था, टाइम पे आना इतना लाजमी नहीं, तो फिर ये रिज्यूम हो जाएगा। क्लियर होगी? ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड हो गया था जंग शुरू होने पे, वैसे ही जंग खत्म होने पे ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन शर्त है अगर टाइम एसेंस ना हो। टाइम एसेंस है, वो ईद पे सामान मंगवा रहे थे, दरमियान में जंग के दरमियान में ईद निकल गई, उसके बाद सामान आया था, वो किसी काम का नहीं, उस सूरत में वो टर्मिनेट। क्लियर हुआ? ये कुछ समझ आई भाईजान? कुछ समझ आई आपको? जंग के बाद वो वैलिड होगा या वाइड होगा? जंग के बाद वो वैलिड होगा। अगर टाइम जंग के बाद वो वैलिड होगा कि वाइड होगा? कि वाइडेबल होगा? वैलिड होगा। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, शादी खरीदने का एग्रीमेंट वाइड है। खरीदने का? हाँ, शादी खरीदने का नहीं, शादी खरीदी नहीं जाते। ये जो ब्रोकरेज का मतलब यही होता है ना, खरीदना बेचना। स्टॉक ब्रोकर यही करते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं और कमीशन लेते हैं। तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो शादी खरीदते बेचते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। कमीशन के चक्कर में किसी को किसी के साथ फिट करवा दिया, चलो भाई हमारा कमीशन तो भाई ऐसे नहीं करते, यही काम होता है। ये प्रैक्टिस लॉ इसको डिस्करेज करता है। ये जो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं ना, ये इनकी प्रैक्टिस को लॉ डिस्करेज करता है। इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स जो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट होते हैं, लॉ कहता है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ये पैसे को सामने रख के किसी को स्वाब की नीयत से कराना चाहे करे, पैसे के लिए कराना चाहे वाइड है, क्योंकि इसमें अपना इंटरेस्ट आ जाता है, वो गलत बाइसनेस आ जाती है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्लियर हो गया? ये एग्रीमेंट क्या है? इलीगल, अनलॉफुल। अनलॉफुल। तो मुझे बताइए अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है? अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है? फिर बताइए अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या है? वाइड है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं, इतनी सीधी नहीं, इसमें कुछ पेचीदगियां आती हैं। जब एक ही एग्रीमेंट हो, उसके अंदर एक से ज्यादा एग्रीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? मल्टीपल एग्रीमेंट, 2 in 1, 2 in 1 एग्रीमेंट हो सकता है कोई? जब 2 in 1 एग्रीमेंट होंगे तो क्या होगा? ये है जब एक कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स हों, एक कॉन्ट्रैक्ट के एक हिस्सा लॉफुल और एक अनलॉफुल हो, तो क्या होगा? वाह, ये तो बड़ा आपने अच्छा गैस कर लिया। जो लॉफुल है वो वैलिड और जो अनलॉफुल है कौन से वाला? इलीगल ट्रेड करते, वो वाइड है। इलीगल ट्रेड वाइडेबल नहीं है।
इलीगल ट्रेड वाइड है। अफगानिस्तान के ट्रेडर के साथ चर्च का अफीम का एग्रीमेंट किया, ये वाइडेबल नहीं है बल्कि क्या है, वाइड है, ये वाइड है। वाइड और वाइडेबल में, वाइड और वाइडेबल में ऐसा। ये भाई मैं मोबाइल बेच रहा हूं, ये भाईजान मेरी दुकान पे आए और कहने लगे सर मोबाइल चाहिए, मोबाइल दिखाया, इनको पसंद आया, इन्होंने पैसे दिए, निकल गए। ये है एग्रीमेंट वैलिड, ये वैलिड है, ठीक। दूसरा केस, दुकान पे आए, मोबाइल दिखाया, इन्होंने देखा, इन्होंने कहा नहीं पसंद आया, चले गए। ये वॉइड है, एक तरह से समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए, हालांकि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, वॉइड है, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तीसरा केस, ये आए चेक कर रहे हैं, मैंने कहा सर ऐसा कीजिए, मोबाइल घर ले जाएं, 2-3 दिन देख लें, पसंद आया तो रख लीजिएगा, ना पसंद आया तो वापस कर दीजिएगा। यह है वाइडेबल, जो किसकी ऑप्शन पे वाइडेबल है, इन भाईजान की ऑप्शन पे। ये चाहे तो इस अरसे में इस मोबाइल को एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और चाहे तो इसको रिजेक्ट कर दें, रिजेक्ट कर दें तो क्या होगा, यानी जो भी वाइडेबल एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो दोनों में से किसी एक तरफ जाएंगे अल्टीमेटली। वो उस बंदे की ऑप्शन पे, एग्रीड पार्टी की ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो उनको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले तो वाइडेबल क्या बन जाएगा, वैलिड, और चाहे रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, वाइडेबल। तो वाइडेबल का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो वाइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक बंदे की ऑप्शन पे, वो क्या सेलेक्ट करता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वैलिड भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस पर्सन की ऑप्शन पे, वो क्या चाहता है। अगर कहे मुझे मंजूर है ये, तो फिर क्या होगा, वैलिड, और अगर कहने नहीं वापस करना है, वाइड। जी ये वाइडेबल समझ आया कंसेप्ट। इसमें मैंने लीगली नहीं सोचना आपने, लीगली इसका क्या इम्पैक्ट, कंसेप्चुअली सोचना है कि वाइडेबल मतलब दरमियान की सिचुएशन जो ना वैलिड है ना वाइड है, अभी दरमियान में है, उसके बारे में सोच रही है पार्टी, इसको एक्सेप्ट करेंगे ना करें, इसका वो है वाइडेबल, ठीक है। अब आपको एक एडवांस कंसेप्ट बताऊं जो आपको समझ नहीं आएगा। अगर एक पार्टी ने आपको चीजें सप्लाई करनी थी और टाइम एसेंस था, चीजें सप्लाई नहीं की, ये एग्रीमेंट अब आपके लिए वाइडेबल है। चाहे तो आप डिलेड डिलीवरी एक्सेप्ट कर लें, उसको माफ कर दें कि माफ करने का भी बड़ा सवाब है, और चाहे तो उसे कहे जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने मुझे तंग किया मैं तुम्हें तंग करूंगा, एग्रीमेंट खत्म, एग्रीमेंट खत्म। अच्छा मुझे बताइए एग्रीमेंट सीधा कैंसिल हो जाए, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है पार्टी के लिए कि उसके पास दोनों ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन होना है। तो वाइडेबल की पोजीशन हमेशा बेहतर होती है वाइड से। बहरहाल ये समझ आ गई है। अच्छा मैंने तो पूरी कोशिश की थी, फिर भी समझ आ गई है तो फिर अल्लाह का हुक्म, कोई बात नहीं। एक अच्छा हाँ, हम थे 2 in 1 के ऊपर, इसको पार्टी अनलॉफुल ना कहे, इसको कहे 2 in 1। मल्टीपल एग्रीमेंट्स हैं, जब मल्टीपल एग्रीमेंट्स हो, कुछ लॉफुल कुछ अनलॉफुल, तो क्या होगा, तो क्या होगा। आपने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया था। तो सर होना क्या, जो लॉफुल है वो वैलिड है, जो अनलॉफुल है वो वाइड है। लेकिन इसमें हम देखेंगे क्या लीगल पार्ट सेपरेट किया जा सकता है इलीगल से। अगर लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट किया जा सकता है तो लीगल पार्ट इन्फोर्स किया जाएगा, और जो इलीगल है वो फारग। लेकिन अगर लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट सेपरेट नहीं किए जा सकते तो दोनों वाइड, दोनों वाइड। अच्छा आप जरा सुनिएगा, भाईजान आए अकाउंटेंट के लिए, जॉब के लिए। अब मैंने इनको जॉब क्या दे रहा हूं, मेरे भाई आपको जॉब दी जाती है, आपका एक जॉब है मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। मॉर्निंग में शिफ्ट है 9 से 5, उसमें आपको मिलेंगे 50,000 रुपये। उसमें हम राइस की ट्रेड करते हैं, और फिर इवनिंग में 6 से 8 जॉब करनी है, उसमें मिलेंगे आपको 5 लाख रुपए महीना।
उसमें हम अफीम की तिजारत करते हैं, उसमें हम ये अपॉइंटमेंट लेटर में तय पाया, इन्होंने साइन कर लिए, बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? एक पार्ट लीगल है मॉर्निंग वाला, इवनिंग वाला इलीगल है, क्या दोनों सेपरेट हो सकते हैं? यस, दोनों सेपरेट हो सकते हैं। तो लीगल यानी मॉर्निंग वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इवनिंग वाला वॉइड। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में लीगल और इलीगल दोनों चीजें हों और लीगल और इलीगल को सेपरेट किया जा सकता है, लीगल और इलीगल को सेपरेट किया जा सकता है, तो लीगल वैलिड और इलीगल वॉइड। और अगर लीगल और इलीगल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे अब देखिए जरा, मैंने इनसे क्या कहा भाई 9 to 5 राइस की ट्रेड, 6 to 8 अफीम की ट्रेड, और आपको सैलरी मिलेगी 5,50,000। मैंने एक सैलरी बता दी, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें से अफीम का कितना शेयर है और राइस का कितना शेयर है? सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? सेपरेट कर सकते हैं जी। हाइब्रिड वाले भाई बताएं सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? ऑनलाइन वाले बताएं सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? क्या बता सकते हैं 5.5 लाख में से कितना हिस्सा राइस का है, कितना अफीम का? सेपरेट हुआ है? नहीं हुआ, सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट वाइड, पूरे का पूरा एग्रीमेंट वाइड। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंसीडरेशन जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये अनलॉफुल है, क्योंकि कंसीडरेशन है कि आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कंसीडरेशन लदा होती सेपरेट कर सकते थे, तब लीगल वाला वैलिड होता है, इलीगल वाला वाइड होता। भाई ये बात समझ आई? और पार्टली लॉफुल अनलॉफुल की बात समझ आई? तो क्या रूल है? अगर लीगल पार्ट सेपरेट हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो इसकी 2 और एग्जांपल है इसी कंसेप्ट की, कि अगर मल्टीपल चीजें हों, कुछ लीगल और कुछ इलीगल, तो क्या होगा। अगली एग्जांपल सुने, अल्टरनेट प्रॉमिसेस बीइंग इलीगल। थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन आपको पता है वकीलों का काम ही यही होता है, थोड़े थोड़े अल्फाज में से वो केस का नतीजा बदल देते हैं। भाईजान जॉब के लिए आए, मैंने कहा जॉब है, क्या जॉब है? 9 से 5 तक जॉब करोगे, तनख्वाह क्या मिलेगी? या 50,000 रुपए, या आधा किलो चर्स, या 50,000 रुपए, या आधा किलो चर्स। बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है? जब अल्टरनेट प्रॉमिस हो, एक लीगल एक इलीगल, तो लीगल वाला वैलिड है, यानी ये एग्रीमेंट वैलिड है। लेकिन इनको क्या मिला करेगा? चर्च नहीं मिला करेगी, चाहे ये सेलेक्ट भी कर लें। अल्टरनेट दोनों में से कोई एक, तो एक लीगल एक इलीगल, क्या होगा? लीगल पार्ट इन्फोर्स किया जाएगा। लीगल है इसीलिए सर्टन है। अच्छा, अगर दोनों इलीगल होते, चर्च ले लो या फीम ले लो या क्लाशनकोफ ले लो, वाइट। अच्छा, अगर दोनों लीगल होते, खागे मार, या बदले में मोटरसाइकिल ले लेना या गाड़ी का टायर ले लेना महीने बाद, शाबाश। हालांकि दोनों लीगल है लेकिन अनसर्टन है, ये भी वाइड होता, लेकिन ये इलीगल की वजह से वाइड होता। नहीं बात समझ आई ना? नहीं बात समझ आई ना? ना अल्टरनेट प्रॉमिस का मतलब, अल्टरनेट का मतलब क्या? या ये या ये या ये। अच्छा आप सुने, मैंने कहा 9 to 5 जॉब, अब वो से सुनिएगा अल्फाज, मैं घुमाऊंगा आपको। 9 to 5 जॉब, बदले में क्या मिलेगा? 1 लाख रुपया नकद और आधा किलो चर्स। वाइड है कि 1 लाख रुपया मिलेगा और चर्च नहीं मिलेगी? ये वाइड है, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने कहा और दोनों चीजें हैं, ये एक कंप्लीट पैकेज है। और अगर मैं कहूं 1 लाख रुपया या आधा किलो चर्स, फिर 1 लाख रुपया वैलिड है और आधा किलो चर्स नहीं मिलेगी। और अगर मैं कहूं आधा किलो चर्स या 1 किलो फीम, दोनों वाइड। या मैं कहूं बदले में आपको मिलेगा 1 लाख रुपया या 1 तोला सोना, अनसर्टन, शाबाश, ये भी वाइड है। क्लियर हो गया? अल्टरनेट प्रॉमिसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, और अल्टरनेट का मतलब ये इसमें लीगल वाला ओके होगा, इलीगल वाला नॉट ओके होगा। आगे डिपेंडेंट पता है क्या होता है?
अल्टरनेट होता है या ये, डिपेंडेंट क्या होता है, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये। अल्टरनेट और डिपेंडेंट में फर्क समझ आया? तो भाईजान जॉब के लिए आए, मैंने कहा अच्छा जॉब तो है, ऐसा करते हैं सुबह 9 to 5 जॉब है, उस पर आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और साबित हुआ कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप पूरी नेक नीति के साथ अपना काम करते हैं, तो फिर शाम को 6 से 8 चर्स बेचने पे भी आपको काउंटर लगाते हैं। पहले क्या देखेंगे हम, मॉर्निंग जॉब में अगर ये सही साबित हुई, परफॉर्मेंस सही हुई, तो फिर इवनिंग वाली जॉब भी आपको देंगे। ये है डिपेंड, यानी इवनिंग वाली जॉब डिपेंडेंट है फर्स्ट टू डू लीगल थिंग एंड देन टू डू इलीगल थिंग। इसमें क्या होगा सर, जो पहला पार्ट पहला पार्ट लीगल है, दूसरा पार्ट इलीगल है, दूसरा पार्ट इलीगल है। अच्छा आगे चलने से पहले मुझे बताइए, ये बिल्डिंग है, अगर पता चले एलडीए वाले कहें इसकी कंस्ट्रक्शन लीगल, पहले की कौन से, पहले ग्राउंड फ्लोर फिर ऊपर वाला फ्लोर होता ना, कि पहले ऊपर फिर ग्राउंड, सॉरी मैंने कभी बनाई नहीं ना, मुझे बताया पहले ग्राउंड फिर ऊपर। अच्छा ये कहें ये वाला लीगल है नक्शे के मुताबिक, ये नक्शे के मुताबिक नहीं है, एलडीए वाले क्या कहेंगे, ऊपर वाले को गिराओ के नीचे वाले को, दोनों को, ऊपर वाले को गिराओ, नीचे वाले को रहने दो। और अगर कहें ऊपर वाला तो बिल्कुल ठीक बना है, नीचे वाला नक्शे के मुताबिक नहीं है, तो क्या कहेंगे ऊपर वाला रहने दो और नीचे वाला गिरा दो, ऐसे कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, बांस पे खड़े नहीं रहने दो भाई, फिर कोई आपसे घर का पता पूछेगा, आप कहेगा मैं बांस के ऊपर रहता हूँ। बेहतर है दोनों छोड़ दें, ठीक है। उसी तरह मुझे ये बताइए कि अगर पहले फर्स्ट टू डू लीगल थिंग फिर देन इलीगल थिंग, तो लीगल वैलिड है, इलीगल वाइड। लेकिन अगर हम फर्स्ट टू डू इलीगल थिंग देन टू डू लीगल थिंग, मैंने कहा भाईजान पहले आपको चर्च वाले कारोबार में इन करते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई ना तो फिर मॉर्निंग वाले में आपको लेके आएंगे। बताइए कौन सा वाला एग्रीमेंट वैलिड है? कोई भी नहीं, शाबाश, कोई भी नहीं। ये आईकैप की एक केस स्टडी है जिसमें उसने कहा कि 4 डाकू थे, उन्होंने फैसला किया कि इस दफा हम अपनी जिंदगी का आखिरी डाका मारेंगे और उसके बाद सारी जिंदगी बड़ी ईमानदारी के साथ शेयर की सेल परचेज का काम करें, प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करेंगे। बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? आखिरी डाका मारेंगे इकट्ठे, ये एग्रीमेंट वैलिड है? और अच्छा ये वाइड हो गया, तो बाद में जो इकट्ठे मिलके प्रॉपर्टी का काम करने वाला एग्रीमेंट, ये वैलिड था, वो भी वाइड हो गया, क्योंकि हाँ वो भी चोरी के पैसे थे, पहले इलीगल आ गया ना, तो फिर बाद वाला भी ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाता है। ये बात समझ आई है? आगे केस स्टडी आएगी उसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये पार्टली अनलॉफुल क्लियर हो गया। अच्छा आज के लेक्चर में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज पार्टली अनलॉफुल और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में केसेस है। इसमें खास तौर पे जो केस अहम है वो है स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ, ये हमने पहले भी पढ़ चुके एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड पूरा जी। हाँ ट्रेड वाला भी है शामिल, लेकिन ट्रेड वाले में एक ट्विस्ट आपको नोट करवाया हुआ है, क्या? पैसे लो और निकल जाओ, ये और है, और पैसे लो और दुकान समेत निकल जाओ, ये और है। ठीक है, दोनों में फर्क है। ये आगे चल के फर्क क्या है, इसका लीगल इफेक्ट क्या था, बाद में डिस्कस करें। भाई बात समझ आ गई? अब अगले सेक्शन की तरफ चलें। नहीं टाइम हो गया, 10 मिनट ऊपर नहीं हुए भाई, अभी 1 मिनट रहता है। चलिए आप ऐसा कीजिए, फिर रिटर्न होम असाइनमेंट आपने कल करके आनी है। रिटर्न होम असाइनमेंट आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 और 6, यानी क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक ये क्वेश्चन था। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।